और उन लोग का परिवार जो जिसको हत्या हुआ है उनका आत्मा की शांति के लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो भी टेररिस्ट जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है वो जल्दी से जल्दी उनका भी हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस उन लोग जल्दी जल्दी खात्मा के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करने का जरूरी है। इसलिए मैं ये कॉन्फ्रेंस करता हूँ। एक मिनट ऐसा है, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का वही है कि ये एक इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल 1980 से, ये आजकल इसको नया से या नया विचार नहीं है, नया से निकला कुछ चीज नहीं है। ये आना, वोटिंग करने आना, तकलीफ कितना दिक्कत है, उसमें आपको फाइनेंशियल इनकम, तो उसी तरह बहुत सारे दिक्कतें हैं। तो सही कहा सर आपने, आपका इस स्पीच को सुनकर अच्छा लगा। 17 दिसंबर 24 में ये बिल आपका पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन उससे पहले 18 सितंबर 2024 में कैबिनेट ने अप्रूव किया है। हमारा मोदी सरकार का कैबिनेट ने ये बिल को अप्रूव किया है। उसके बाद आपका पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रपोजल जो है कंसिडरेशन में है। इलेक्शन नहीं होने से पहले यहाँ में जितना लोग हैं वो अपने इलेक्शन का कार्ड 2-3 चीज होता है। वहाँ पे जो इलेक्शन होता है, जो असेंबली और ये अलग समय में होता है, तो वहाँ पे बहुत सारा काम रुक जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ में क्या फील होता है आपको? हमको लगता है कि जो हमारा इस इलेक्शन के बारे में जो पंचायत इलेक्शन जो हमको तो लगता है कि जो हमारे क्योंकि जब ये इलेक्शन आपका कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि आपका 3 साल के बाद या तो 2 साल के बाद आपका सरकार गिर जाता है सर। तो हमारे मुस्लिम भाई बहन जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, बीपीएल फैमिली से है, सभी का फायदा के लिए ही इसको संशोधन किया गया है। इतना आप लोग विश्वास रखें, इतना आप लोग मानिए। हमारा नरेंद्र मोदी जो पीएम साहब है, उनका विचार इतना अच्छा है कि साल एक साल करके बचत बचाएगा ताकि वो पैसा डेवलपमेंट में ना सके। काम करता है उसको लेके हम लोग को ध्यान देना है और सोच विचार करना है कि क्यों करवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने मुसलमान भाइयों को यहाँ पे एक खदा पहना के उनका सम्मानित किया, क्योंकि आज वक्त जो बिल है वो उनका सबसे ज्यादा असर और इम्पैक्ट इनका कम्युनिटी को हुआ है। अभी इसका 2 ओपिनियन है, कोई बोलेगा ये सही है, कोई गलत है बोलेगा। लेकिन बीजेपी आज इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, साथ साथ में इस देश का सरकार भी भारतीय जनता पार्टी का पास है। तो लेकिन ऐसे समय में इतना सारा रिफॉर्मेशंस, इतने सारा जो अमेंडमेंट्स और चेंजेस जो ला रहा है इस देश में, वो क्यों कर रहा है ये हम लोग को समझना पड़ेगा। क्या जरूरी है कि हर एक कम्युनिटी को लेके इसमें हमारा बीजेपी सरकार, हमारा मोदी जी, हमारे यहाँ पे हमारे जितने भी लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इतना सारा अमेंडमेंट लाना क्यों जरूरी समझता है। आज मैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, वो अमेंडमेंट किसने लाया, वो बिल को किसने पारित किया, वो लेके हम लोग यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। वो पहले कभी ऐसा दूसरा सरकार ने किया नहीं। और हर कोई जनजाति को, हर पिछड़ा वर्ग के समाज को आगे लेके चलने के लिए हमारे जब इस देश का आजादी के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन को बलिदान दिया, ऐसे बहुत सारा लीडर्स हैं जिसका नाम को आगे आने नहीं दिया। हम लोग गांधी तक ही सीमित रहा, नेहरू परिवार गांधी तक ही सीमित रहा। उसके आगे जो लीडर्स हैं उनका सेलिब्रेशन, उनका जो कंट्रीब्यूशन, उन्होंने इस देश के लिए जिस तरह अपने जीवन को समर्पित किया, उसको लेके कभी चर्चा नहीं किया। ये आप लोग मेरा बात से आपको, मुझे पूरा भरोसा, आप लोग पूरा इस बात से आपको सहमति है होगा।
आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा करता नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश को एक किया, जिस देश में सही मायने में जो एकता, जिसने इस देश में एकता लाया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। क्योंकि उसका नाम आगे आया आज तक, उसका पुतला बन रहा है, उसका स्टैचूज बन रहा है, उसके सम्मान में आज बहुत सारा प्रोजेक्ट्स बन रहा है। हमारे जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, आज हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आज हम लोग बहुत चर्चा कर रहा है कि वो बीजेपी का सरकार है, लेकिन सही मायने में अटल बिहारी वाजपेयी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। उनके समय में जो उन्होंने एक कार्यकाल में जो उन्होंने जिस तरह का जो चेंजेस लाया, रिफॉर्म्स लाया और जिस तरह का उन्होंने स्कीम्स इस देश में उन्होंने शुरू किया है, वो आज भी चल रहा है। तो इस तरह का ऐसा बहुत सा लीडर्स है जिसको जस्टिस नहीं मिला है, जिसको मान सम्मान जो देना था वो नहीं दे पाए। इसी तरह हर कम्युनिटी में जितने भी खास तौर पर हम जो पिछड़े वर्ग के जो समाज है, उनको आगे लेके चलने के लिए, उनका डेवलपमेंट के लिए सरकार बहुत ठोस कदम उठा रहा है। तो इसलिए आज बीजेपी का जो पॉलिसी है, जो आइडियोलॉजी है, उसको लेके हम लोग को जानना है। आज फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक हिमालय क्षेत्र में सीमावर्ती इलाके में रहता है, हम लोग बॉर्डर एरिया में रहते हैं। अभी जो वाइब्रेंट विलेज के जो स्कीम्स चल रहे हैं, आप लोग सोचिए, आज जो लास्ट विलेज था उसको फर्स्ट विलेज डिक्लेयर करके आज वाइब्रेंट विलेजेस का इतना करोड़ों स्कीम्स आ रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो सबसे डिप्राइव्ड, सबसे पिछड़ा हुआ जगह हुआ करता था इस देश का, जिसमें स्कीम सिर्फ फंडिंग जो है सिर्फ खाने के लिए, करप्शन के लिए, जो वहां पे पैसा करना, पार्टी फंड के लिए मांगना है। हमने ये अपना निजी आंखों से देखा नहीं, ऐसा समय भी था। लेकिन आज हमारा नॉर्थ ईस्ट को पूरा प्राथमिकता दिया जा रहा है। यहाँ पे एक रास्ता आपको देखिए। आज आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि स्पोर्ट्स का फरारी जैसा कार जिसका ग्राउंड क्लियरेंस 1 इंच नहीं है, वो आज बुमला पासवर्ड आज चाइना के वहां सीमा में जाके हम लोग वहां तक चीफ मिनिस्टर खुद वहां चल के वहां तक जाके उन्होंने चला के गया, वहां तक जाके आ सकता है, क्योंकि वो बुमला का रास्ता मुझे अच्छी तरह पता है। वहां पे आप उनका आर्मी का टाइटन और डेटन का गाड़ी तक नहीं चल पाता था, एक ऐसा समय था। 4x4 ये स्कॉर्पियो 4 व्हील ड्राइव गाड़ी वहां नहीं पहुंच पाता था। वहां जाने के लिए भी टायर में आप चक्का में आप चेन बांध के आप चलाना पड़ता था। तो इसलिए जो बदलाव आ रहा है उसको हम एक चीज को बहुत गौर से हमको समझना पड़ेगा। अगर इस तरह का कुछ बिल आ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये क्यों किया जा रहा है ये समझना है। तो मैं वन नेशन वन इलेक्शन से पहले मैं अपना ये वक्त जो सुदल जन जागरण अभियान के ऊपर मैं 2 बार रखना चाहूंगा। हम लोग सबको ये अभी मेरा अपना यहाँ पे उस्मान भाई लोग बैठा हुआ है, उनको शायद हमसे ज्यादा ज्ञान उनको होता होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो अमेंडमेंट एक्ट 2025 का इस बार पारित करके उसका नाम भी यूनाइटेड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 को उम्मीद एक्ट 1995 को रीनेम किया गया है। तो इसमें इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो इतिहास को हम लोग जानना पड़ेगा। ये वक्त जो बिल था ये कब शुरू हुआ था? वो 12वीं सदी 12th सेंचुरी में जो मोहम्मद गौरी इंडिया में अटैक करके हिंदुस्तान में वो यहाँ पे आक्रमण करके उन्होंने तब हम लोग यहाँ का हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को हरा के हिंदू राजा से उन्होंने 2 गांव को वक्त के नाम से उन्होंने कब्जा करके गिफ्ट में पृथ्वीराज चौहान से लेके उन्होंने उसे वक्त का प्रॉपर्टी बनाया। शुरुआत वहां से हुआ। तो ये जो है कॉन्टेक्ट तब से लेके आज तक थोड़ा अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि जैसे समय के साथ उसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद जितने भी हमारे यहाँ पे मुगल एम्पायर था, अकबर शाहजहां के समय तक चला, उसके आगे भी जितने भी हम उनके जो सुल्तान थे, सब सुल्तान ने इसको लागू करते गए। फिर ब्रिटिश का जमाना आया, अंग्रेजों का हम जब गुलाम बना तो अंग्रेजों ने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, अमेंड करके, लेकिन इसको स्ट्रेंथन किया। तो इतना पावर आ गया था कि ये जो अपना जो बोर्ड है, वक्त जो बोर्ड बन गया, वो कोई भी किसी का प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। वो अभी कोई अपना वो भी
इस बहाने से कि ये चैरिटी के लिए है, ये हम लोग का ये कॉमन यूज के लिए है, चैरिटी के लिए है, ये जमीन चाहिए। एक तरफ से वो डिक्टोरियल वो एक बिल के रूप में बन के निकला, तो इसी चीज को लेके मुसलमान, एक इंडिविजुअल मुसलमान अपना जमीन, खेती जमीन तक को वो कब्जा कर लेता था। ठीक है, वो किया है, जो इन लार्जर कॉस्ट, लार्जर इंटरेस्ट, अपना मुस्लिम कम्युनिटी का लार्जर इंटरेस्ट के लिए उन लोगों ने किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा अभी आप लोगों ने कहा भी है, वक्फ बोर्ड का आज के दिन में उनका जो प्रॉपर्टी है, उनका लागत 1 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है उनके पास। 96,000 एकर्स मतलब मिनिमम लैंड उनके पास है, और प्रॉपर्टीज पूरा मिला से 1 लाख करोड़ से अधिक उनके पास, इतना मतलब उनके पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है। वो हमारा मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री का जो प्रॉपर्टी है, एसेट है, और इंडियन रेलवेज का जो एसेट है, उसके बाद ये वक्फ बोर्ड का है। क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है एक प्राइवेट एंटिटी है, वो पब्लिक सेक्टर भी नहीं है, वो सरकार का नहीं है, तो इतना मतलब पैसा है उसमें। तो ये पहली दफा जब इसमें इतना अंदर से करप्शन होने लगा, इसका वक्फ बोर्ड का जो भी चेयरमैन बनता है, या जो भी उनमें जो मैनेजमेंट कमेटी जो टेक ओवर करता है हर स्टेट में, हर पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें उनकी मोनोपोलाइज है, उसमें बस गवर्नमेंट का सिर्फ इंटरवेंशन कहीं कहीं हो सकता है। कभी कभी गवर्नमेंट को भी वो लोग खरीद के, मुख्यमंत्री को खरीद के, मिनिस्टर्स को खरीद के रखता है। तो इसमें कभी भी किसी का इंटरवेंशन इस तरह होना मतलब एकदम इम्पॉसिबल था। तो ऐसा समय में आज बीजेपी ने समझा कि नहीं, ये वक्फ बोर्ड को अभी इसको अमेंड करना है, इस बिल को इंट्रोड्यूस करना है। क्योंकि जो पहली बार जब वहां पे देवेगौड़ा चीफ मिनिस्टर था कर्नाटका में, तो वह कर्नाटका में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ये वक्फ बोर्ड का जो उनका जो जमीन था, उसमें बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, पूरा इलीगल अलॉटमेंट हुआ, इलीगल सेल हुआ, प्रॉपर्टी को अपना मर्जी से कोई भी खरीद रहा है, कोई उसको कब्जा कर रहा है, और उसमें बहुत लोगों ने बस कोई किसी मंत्री को घूस देने के लिए यूज करता है, कोई वो अपना मन मर्जी किसी को अलॉट करता है, किसी को बिक्री कर रहा है। इस तरह का बहुत बड़ा स्कैंडल होने के बाद ये पूरे देश भर में लाइमलाइट में गया। तब जाके एहसास हुआ कि नहीं, ये अभी इस बिल को इंट्रोड्यूस करना है। और आज बीजेपी अगर ये इसको अमेंड नहीं कर सकेगा, अगर इसको पारित नहीं कर सकता, तो आज मेरे ख्याल से कोई और सरकार कर ही नहीं सकता। इसलिए ये हम लोग तो ट्राइबल आदमी है, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत कम है, तो यहाँ पे हम लोग, और हम लोग यहाँ मुस्लिम है भी नहीं हमारे समाज में, तो हमको इससे हमको रूबरू नहीं है, हमको पता भी नहीं है कि चलता कि क्या है एग्जैक्टली। लेकिन गरीब मुसलमानों के लिए ये बिल जो है बहुत फायदेमंद है। आज ये बात, इसी सेंटिमेंट को लेके बीजेपी सरकार ने इस बात को यहाँ पे पार्लियामेंट में लेके आया और इसको पारित किया। पिछले वर्ग के जो समाज है उसका फायदा के लिए एज ए ट्राइबल सिटीजन हमको बहुत गर्व महसूस होता है कि हम बीजेपी में। इससे मैं आप लोगों को ये बात, मैं अपना पार्टी मीटिंग्स में, कल भी हमारा यहाँ पे मंडल ऑफिस का उद्घाटन हुआ था, मैंने वहां भी ये बात रखा था कि हमें गर्व महसूस करना है कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। आज जितने भी हमारे देश में बदलाव अगर ला रहा है, तो ये चेंजेस आ रहा है, तो ये बीजेपी सरकार की वजह से आ रहा है। हमारा प्रदेश में आप देखिए, बीजेपी सरकार आने के बाद पेमा खांडू साहब 2016 से जब से बीजेपी चीफ मिनिस्टर बना, तब से लेकर आज तक जिस तरह का जो डेवलपमेंट हुआ है, आज यहाँ पे देखो, आज एक अगर स्टेट का एक बजट भी बनता है, तो आज हमारा चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा सीबीओस को आगे बुला के इनवाइट करके उनके साथ सलाह मशवरा करके बजट बनाता है। वो कम्युनिटी को क्या चाहिए, पहले कभी इस तरह कभी पूछा है? आज तक कभी सरकार ने इस अरुणाचल प्रदेश में किसी ने सीबीएस को स्ट्रेंथन किया? नहीं किया। तो ये चीज जो हमको समझना है, इसलिए हम अपना पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा उनको एक बात बोलता है कि इस भारतीय जनता पार्टी को आगे रख के हम लोग काम करना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जितने भी हम छोटे जितने भी हम चेंजेस ला रहे हैं हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में, सरकार जो ला रहा है, इसका बहुत, इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत असर है।
इसलिए अभी वन नेशन वन इलेक्शन का कंटिन्यूटी रखने के लिए इसलिए वो 5 इयर्स नहीं होगा, नहीं तो क्या मिड टर्म पोल हो जाता है, वो 5 साल फिर बनता, 5 साल के बाद इलेक्शन। ऐसे करके 1951 के बाद ऐसे करके बार बार ऐसा होने लगा, क्योंकि अभी आज क्योंकि हम बीजेपी वाला है इसलिए हम नहीं बोल रहे ये बात, जो इतिहास है वो हम बताएंगे। क्योंकि कांग्रेस जब यहाँ पे देश में सरकार चला रहा था तो आपको खुद पता है ना कि अभी ये भी दिलीपा भाई आपने पूछा था कि भाई यहाँ पे फेडरल सिस्टम जो हमारा यहाँ पे स्टेट और सेंटर का, तो जो इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं। ऑब्वियसली छोटा छोटा स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश तो हमेशा इन्फ्लुएंस में ही रहता है सेंटर का, है कि नहीं। तो अभी सेंटर में बीजेपी तो अरुणाचल में बीजेपी, है कि नहीं। अभी वन नेशन वन इलेक्शन जब होता है तो ये इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। नहीं तो सेंटर में बीजेपी होगा तो स्टेट में एनी टाइम इलेक्शन करा देगा, वो एनी टाइम वो चीफ मिनिस्टर को गिरा देगा। ये तो ये चीज को खत्म करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन करना है। अपना अपना पार्टी खुद अपना अपना स्टेट के लिए भी कैंपेन करेगा, सेंट्रल एमपी के लिए भी कैंपेन करेगा, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी सरकार वहां सेंटर में बनाने के लिए भी कैंपेन करेगा, साथ साथ में अरुणाचल में बनाने के लिए भी कैंपेन करेगा। लाइकवाइज फॉर ऑल द स्टेट्स। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल सितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय।